वो 8 सेकंड का टाइम वो 8 सेकंड का टाइम होता है, वो चैलेंज होता है। आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि नॉकआउट मैच आप बाहर हो सकते हैं, तो आप हैं किस चीज़ के लिए? आप जर्सी पहन किस चीज़ के लिए? केवल इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। वही मैंने बोला ना कि पदक और पार्टिसिपेशन में फ़र्क। जब किक लगता है किसी चीज़ का, धक्का लगता है, तो आपको और खुंदस आती है, आपको और अपने आप को पुश करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। बनारस में जो ठोकर लगी वो दिल तक लगी। नहीं, बिल्कुल लगनी चाहिए। अगर आपको ठोकर नहीं लगेगी तो आप आगे नहीं गिरेंगे। तो वो आगे गिरा था, मैं पीछे नहीं रुका था, वो ठोकर मुझे आगे गिराने के लिए लगी थी। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी। तो काफ़ी स्ट्रगलफुल भी रहा लाइफ, बाहर भी था, मैं स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था। अगर स्ट्रिंग ऑपरेशन वाला थोड़ा बताइए। ये वाला वाकया अभी तक मीडिया के सामने क्या हुआ था? नहीं, वो रहने दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, वो बस ये था कि स्टिंग ऑपरेशन लोग ये होते हैं कि उस टाइम 2008 में पहली बार ओलंपिक टीम में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो कुछ लोगों के र्यूमर्स थे कि वो किसी को डाल रहे हैं टीम में, ब्ला 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 ब्ला, तो उसमें मेरा नाम रेस किया गया था। अच्छा। हाँ, तो मीडिया का जो होता है स्टिंग ऑपरेशन, किसी को दे के पैसा, किसी को फंसाना, तो ब्ला ब्ला चलता रहता है। बाकी डिटेल्स उस पर नेट पे आप देख लेंगे। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी और हॉकी में लगातार 2 बार ओलंपिक मेडल पदक लाने वाले ललित उपाध्याय जी हैं। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा है, आप बताइए। जिंदाबाद। खबरें देखते हैं हम लगातार कि आपको लेकर के जो खबरें आती हैं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और बनारस से जुड़े हुए हैं आप बिल्कुल अपने ही ग्राउंड पर है जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी। तो थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। शुरुआत इस ग्राउंड से कैसे हुई थी? मतलब आई थिंक हम 10-11 साल के थे। मेरे बड़े भाई हॉकी खेलते थे, और अगर मैं उदय प्रताप कॉलेज की बात करूं, जो कि यहाँ का अभी देख सकते हैं आप, हॉकी ग्राउंड है और फुटबॉल सभी कुएं में है यहाँ पे। तो यहाँ पे हॉकी की एक बहुत बड़ी अच्छी मतलब ग्लोरी भी रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स भी आते रहते थे, और यूपी कॉलेज की पहचान हॉकी से ही थी, क्योंकि यहाँ पे विवेक सिंह ओलंपियन जो मतलब खेले थे यहाँ से, राहुल सिंह ओलंपियन, और उसके बाद मतलब अगर उनसे भी सीनियर देखा जाए तो पद्मश्री जो हमारे मोहम्मद शाहिद सर थे, वो भी आते थे यहाँ खेलने। उसके साथ ही साथ बहुत से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर हैं जिनका कि मैं नाम अगर गिनाऊँ तो शायद मैं भूल जाऊँ, जिसमें से कि नागेंद्र सिंह थे, सुनील सेठ भाई साहब थे, और जगदीश जडेजा थे। मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे जिनको मैं देखता रहता था। और मतलब मेरे से पहले जो मैंने बताया कि मेरे बड़े भाई खेलते थे हॉकी, तो उन्होंने ही मुझे यहाँ पे लेके आए थे कि ललित, हम लोग को चलना चाहिए, गेम में आना चाहिए हम लोगों को, किसी न किसी में अगर हम खेलेंगे तो नौकरी लग जाएगी। टू बी ऑनेस्ट पर्पज़ यही था। तो नौकरी का पर्पस था? हाँ, नौकरी का ये पर्पज़ था कि खेलते खेलते, क्योंकि हम काफ़ी खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने सुना भी था कि नौकरी लग जाएगी और खेलेंगे तो मतलब ये रहेगा कि सभी फैमिली बैकग्राउंड से उतने अच्छे नहीं होते हैं कि उनको नहीं पता था कि स्टडी कहाँ तक कर पाएंगे, लेकिन अगर अच्छा खेलेंगे और नेशनल खेलेंगे, इंडिया टीम से खेल लेंगे, तो इतना ही पता था कि नौकरी लग जाएगी। तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें, जब बचपना निकलता है और आदमी एक ट्रैक पे आता है, तो उसको पता होता है कि नहीं, स्काई इज़ द लिमिट। तो बस इतना दूर तक का सफ़र उसी के राह में पूरा करते चले गए। जब आपके कैरियर की शुरुआत यहाँ से होती है इस गेम में, हॉकी में, तो ये आपका खुद से इंटरेस्ट आया था या देख देख कर? नहीं, देखिए बिल्कुल, मैं सच बताऊं तो जब आने लगते हो किसी चीज़ में, आप इन्वॉल्व होते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ों को सीखते हैं, और उसके बाद आप किस चीज़ों को कितना सीरियसली लेते हैं। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, क्योंकि उससे भी पहले ये होता है कि मतलब ठीक है, हम उस टाइम मैच्योर नहीं होते हैं 10-11-12 साल में, लेकिन पहले आप किसी चीज़ को जब खेलने लगते हैं तो आपको इन्जॉय होना था। बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स खेलो, जाओ कुछ भी खेलो, बस मज़े लो। तो वो होता है, स्पोर्ट्स को इसलिए भेजते हैं कि आप इन्जॉय कर सकें अच्छे से। तो स्पोर्ट्स हम भी इसीलिए आए थे करने के, पहले एंजॉय कर सकें। मतलब मेरे बड़े भाई जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे बता रखा था, लेकिन मुझे उस टाइम कोई परवाह नहीं पड़ा था, और क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या खेलने से मिलता है सब कुछ। तो मैं भी आया था केवल एंजॉय करने के लिए कि हाँ, क्योंकि मैं शुरू से जब 5th स्टैंडर्ड तक भी खेलता रहता था, कुछ न कुछ अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ खेलता रहता था। लेकिन जब यहाँ पे आया तो एक मुझे आयाम मिला, बेस मिला कि हाँ, ये सब चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो वही स्टार्टिंग थी, शुरुआत होती है, और आप आज के समय में दुनिया भर के लोग इस बात को जानते हैं कि आप एक बड़े स्तर के खिलाड़ी हो। हॉकी इंडिया में आपका सिलेक्शन वो टाइम क्या था? ये भी बोलूँगा कि सबसे पहले जब यहाँ से खेलना स्टार्ट किया था, तो मेरे जो कोच थे श्री परमानंद मिश्रा जी, जब वो आए तो हम लोग यहाँ पे साई का एक सेंटर हुआ करता था, जिसको डे बोर्डिंग सेंटर बोलते थे। तो हम लोग घर पे ही रहते थे और घर से रह के आते थे, लेकिन हमें साई के थ्रू सारे किट प्रोवाइड होते थे, पैसे भी मिलते थे उस टाइम, तो उसी से हम अपनी स्टडी भी कर लेते थे। तो हमें कोई घर का लोड ही नहीं होता था कि हम घर से पैसा लें और पढ़ाई के लिए करें। तो बड़ा फैक्टर था डे बोर्डिंग स्कीम का। तो बस धीरे धीरे करते करते जब हमारे कोच ने बोला कि ना, मतलब तुम लोग अब अच्छा खेलने लगे हो, तो तुम लोग को ट्रायल्स देना चाहिए हॉस्टल्स का। तो मेरे बैच के मोस्टली लड़के, मेरे बैच के एक प्लेयर था लक्ष्मी शंकर यादव, काफ़ी अच्छा प्लेयर, सबसे पहले उसी ने ही मतलब इंडिया टीम में खेला। 2007 में वो सिंगापुर गया था अंडर 18 में,
मेरे साथ के मतलब चंदन सिंह भी मतलब हमारे साथ का ही बैचमेट था, वो भी अंडर 18 में म्यांमार गया खेलने के लिए 2009 के आसपास। तो ये नहीं कि केवल मैं ही निकला था, लेकिन हाँ ठीक है, इतना आयाम ऊपर तक पा गया मैं, तो उनका भी मतलब हमें कंट्रीब्यूशन बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इतने लोग थे। लेकिन मेरे बैच के जितने लोग थे आज सब सर्विस कर रहे हैं अच्छी जगह पे, रेलवेज़ में, नेवी में, सीजी डिपार्टमेंट में। मेरे बड़े भाई आज भी सीजी डिपार्टमेंट में अधिकारी पोस्ट पे हैं और हॉकी से ही हैं, तो मुझे बताने में खुशी होगी। तो बेसिकली यही था कि कोच साहब काफ़ी उस टाइम मुझे फाइनेंशियली मदद करते थे, हर एक चीज़ से जितना भी चीज़ें हो सकती हैं, और उनको बिलीव था। और जैसा मैंने बताया था पहले भी कि हॉस्टल का ट्रायल दिया था, तो यहीं डिस्ट्रिक्ट टीम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ, वो वाकया थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ क्यों, मतलब क्या कारण हो सकता है? पॉलिटिकली भी कुछ होता है क्या इसमें? नहीं, ये शायद अपनी नज़र से तो मैं अच्छा कर रहा था, उनकी नज़र से शायद मैं अच्छा नहीं कर रहा था, तो धक्का लगा। क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट टीम का सिलेक्शन ये था कि डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन होगा तब मैं स्टेट खेलने के लिए जाऊँगा, तब उसमें जाके मेरा हॉस्टल्स में सिलेक्शन होगा। तो उसके बाद फिर हुआ ही नहीं, तो मैं कभी अपने लाइफ में उसी टाइम ठान लिया कि मुझे कभी हॉस्टल जाना ही नहीं है। तो मैं सच में आज तक कभी ना हॉस्टल गया ना अकेडमी गया, तो मैं यहीं पे लोकल रह के खेलता रह गया। अच्छा, आज जब उन सेलेक्टर्स जो उस ज़माने में थे उनसे मुलाकात होती है? हाँ, मुलाकात क्या, अब वो कहाँ हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जहाँ होंगे मेरी दुआ रहती है अच्छे रहें, क्योंकि उनको भी खुशी होती है कि मैंने शायद गलत प्लेयर को काट दिया होगा, या उस टाइम सही में उनकी नज़र में मैं अच्छा नहीं रहा होऊंगा। लेकिन मुझे सीख मिल गई, और मेरा ये था कि मुझे नहीं जाना है दोबारा हॉस्टल्स, तो मैं कभी गया ही नहीं। और एक एक्सेप्शनल केस की तरह मैं डायरेक्ट यहीं से इंडिया खेला, यहीं से जो मिला डायरेक्ट यहीं से गया, कोई बीच में वाया रूट नहीं था। डायरेक्ट यहाँ से इंडिया खेल लिया आप? ऐसा होता है कि मैं जैसे बताया बोर्डिंग में साई की स्कीम में था, तो मैं भोपाल में मतलब हमारा इंटर साई टूर्नामेंट हुआ करता था, तो हमारी टीम सबसे छोटी हुआ करती थी बोर्डिंग स्कीम में, वहाँ पे STC हॉस्टल्स की टीम आती थी। तो जब मैं वहाँ पे खेला तो मेरा टैलेंट सर्च में सिलेक्शन हो गया इंडिया कैम्प में ही। मतलब अच्छा खेल रहा था, तो कम एज का था, तो 16 का था, तभी 18 टीम में आ गया नाम। यही होता है ना कि जब किक लगता है किसी चीज़ का, धक्का लगता है, तो आपको और खुंदस आती है, आपको और अपने आप को पुश करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बनारस में जो ठोकर लगी वो दिल तक लगी? नहीं, बिल्कुल लगनी चाहिए। अगर आपको ठोकर नहीं लगेगी तो आप आगे नहीं गिरेंगे। तो वो आगे गिरा था, मैं पीछे नहीं रुका था, वो ठोकर मुझे आगे गिराने के लिए लगी थी। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी, तो बस उसके बाद पीछे पलट के कभी देखा नहीं। और फर्स्ट टाइम मैं 2008 में मैं इंडिया खेल लिया था अंडर 21 टीम में, जबकि मैं 16 उस टाइम भी 16 ईयर ओल्ड ही था। 16 साल की उम्र में 21 के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हाँ, और हड्डियाँ मजबूत हो गई थी? हड्डियाँ क्या, इरादे मजबूत थे ना, हड्डियाँ तो अभी भी मजबूत नहीं है, टूटने बॉल तो लगती है, टूटता ही है। तो बहुत कुछ चीज़ें वहीं फ्रैक्चर हुआ, बहुत कुछ चीज़ें वहीं चलती रहती हैं, लेकिन इरादे आपके कितने मजबूत हैं, और आपको लोगों को जब एक शो करने का हो जाता है ना, कि उस टाइम सबसे बड़ी बात ये हो गई थी कि मैच्योरिटी का एहसास हो गया था कि घर फैमिली के लिए ही हमें करना है जो करना है, क्योंकि फैमिली की ही सब कुछ है। और अगर कोई कोच आपके ऊपर इतना ट्रस्ट रख रहा है और इतना आपके इसलिए डेडिकेट है, मेरे लिए नहीं सबकी के लिए, तो एक हिस्ट्री क्रिएट करनी होती है। तो आज उनको भी बहुत प्राउड होता है कि जिस ग्राउंड से केवल ओलंपियंस निकले थे, आज इसी ग्राउंड से ओलंपिक मेडलिस्ट वो भी 2 टाइम्स। यहाँ का जब सब मेरे ख्याल से उदय प्रताप कॉलेज जब से बना है, तब से कोई ऐसा नहीं था कि ओलंपिक मेडलिस्ट यहाँ से निकले। तो मुझे भी ये भाग्यशाली हूँ, और मैं तो हर चीज़ में बाबा भोलेनाथ का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ की हिस्ट्री हो गई कि यहाँ से कोई ओलंपिक मेडलिस्ट बैठा हो 2 मेडल ला के, तो अच्छी चीज़ है। 2 मेडल लाने के बाद इतना डाउन टू अर्थ है? नहीं, ये डाउन टू अर्थ नहीं, हर प्लेयर ही ऐसे होते हैं। नहीं होते हैं? नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ नहीं होते, इंटरव्यूज़ नहीं देते वो। मैं एक बार किसी के पास गया था, तो मेरे मित्र ने उनसे ये कहा था कि मेरा मित्र आपसे मिलने आया, 2 टाइम्स वर्ल्ड कप खेला हुआ है। तो उन्होंने कहा 2 टाइम्स वर्ल्ड कप बहुत लोग खेले होते हैं। तो कहा हाँ, कहा बनारस में तो कोई नहीं खेला है। तो कहा अच्छा, तो बड़े अच्छे थे, माननीय थे। हाँ। तो उस टाइम 2018 की बात है, तो मुझे उस टाइम ज़्यादा बुरा नहीं लगा। मैंने फ्रेंड से बोला कि तुम्हें जिसके पास गए थे बताने के लिए, उन्होंने हमें एक सीख दे दी कि अभी मैं कुछ नहीं खेला हूँ, 2 वर्ल्ड कप कुछ नहीं होता है। तो जब भी किसी के पास जाओ तो बस इतना बोलो जितना आप जानते हैं उससे ज़्यादा खेला हुआ है वो। तो मुझे उस टाइम अपने आप को ये टारगेट दिया कि आप जितना आपके बारे में नॉलेज है उसमें मेरा पदक है। तो आज मतलब हॉकी इंडिया टीम के साथ रहना एक प्राउड की मोमेंट की बात होती है, जब भी इंडियन जर्सी पहनना, और एक सबसे बड़ा प्राउड की मोमेंट की बात होती है जिस टीम के साथ खेलो, जो आपके टीममेट होते हैं, क्योंकि लेगेसी आप अकेले नहीं वो करते हैं, आप टीम के साथ करते हैं। टीम होता है, स्टाफ होता है। तो मैं लकी था कि मुझे ऐसा टीम मिला, ऐसे टीममेट्स मिले, ऐसा स्टाफ मिला कि आज हम लोग इतना एक साथ अचीव किए हैं, क्योंकि टुगेदर वी अचीव ना, तो वो चीज़ होती है। तो बस यही सब चीज़ें थी। 2 लगातार ओलंपिक में मेडल आना, और इस वाले ओलंपिक में एक मुकाबले में आपने जो पेनल्टी शूटआउट के दौरान एक गोल किया था, वो तो आपने उसको बिल्कुल बेवकूफ़ बना दिया। नहीं देखिए, इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रैक्टिस होती है। और
अगर आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पे अचानक तो गए नहीं हैं। आप प्रेशर और जो चीज़ें चैलेंजेस होते हैं, लोग बोलते हैं प्रेशर, एक बात मैं बताऊँगा, लोग बोलते हैं प्रेशर बड़ा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। एक्चुअली प्रेशर नहीं होता है, चैलेंजेस होते हैं, वो प्रेशर के रूप में आते हैं। तो क्या मतलब वो जब आपने मैं बोलता हूँ कि 8 सेकंड का टाइम जो वो था 8 सेकंड का टाइम होता है, वो चैलेंज होता है। आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि नॉकआउट मैच आप बाहर हो सकते हैं, तो आप हैं किस चीज़ के लिए? आप जर्सी पहन किस चीज़ के लिए? केवल इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। वही मैंने बोला ना कि पदक और पार्टिसिपेशन में फ़र्क होता है। आपको अपना कैरेक्टर वहाँ पे शो करना पड़ता है, ईच एंड एवरी प्लेयर को दिखाना पड़ता है कि आप किस लिए वहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन होता है। टीम गेम का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, बिना कंट्रीब्यूशन के आप वहाँ पे नहीं हैं। आप जब उस शॉट के लिए गए थे तो क्या पहले से सोच लिया था कि यही वाला करना है? देखिए हम जब भी जाते हैं, मैं जब भी इंडिया टीम के लिए जाता हूँ करने के लिए, तो मैं ये सोच के जाता हूँ कि मैं इसीलिए हूँ यहाँ पे और ये मेरा काम है। वो वाला शॉट जो 8 सेकंड वाला टाइम होता है कि 8 सेकंड के अंदर आपको पुल आउट करना है। काफ़ी चैलेंजेस होता है वो, आपको 8 सेकंड के अंदर मारना भी होता है, और प्लस ये भी देखना पड़ता है कि कैसे बीट करना है। हाँ। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्लस डिसीजन मेकिंग उस 8 सेकंड के अंदर दोनों कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ आपका बॉल के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो आपको बिलीव हर एक चीज़ का तालमेल होता है वो 8 सेकंड के अंदर। तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है वो भी, जब आप ओलंपिक जैसे इवेंट में लेते हो, पूरी तो दुनिया देख रही होती है। हाँ, और ओलंपिक से बड़ा कुछ है नहीं, हम सभी जानते हैं। तो एक प्राउड मोमेंट होता है कि हर जगह से निकल के आप जाएँ। लेकिन आपको 2 ओलंपिक के अलावा ये भी पता होना चाहिए कि एशियन गेम्स में जो हमारे मेडल्स थे, वो भी उसी एशियन गेम्स की वजह से ही हम लोग क्वालीफाई हुए थे। तो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल भी थे, मैं एशियन गेम्स भी खेल रहा हूँ 2, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल है। ओलंपिक इसलिए बता रहा हूँ कि आपने जो कहा ना कि लोगों को जो जानकारी है उस हिसाब से उनको बताना चाहिए। हाँ, अब तो मानने को मैं, अब तो नहीं है, मतलब ठीक है, अब तो बात मेरा दोस्त कभी गया नहीं, अब तो 3 हो गया। हाँ। तो 3 वर्ल्ड कप हो गया, तो कभी जाता कहता कि मैं जाऊँगा तो कहूँगा 3 हो गया है अब, और 2 ओलंपिक मेडल के साथ वो आया है। तो ये सब मजाक की बातें हैं, लेकिन अच्छा लगता है। उसके साथ ही साथ मैं बीच में एयर इंडिया में था, मेरी स्टार्टिंग 2010 से। तो 2010 से जो आपने बोला ना, डायरेक्टली जब मैं 2008 में फर्स्ट टूर किया था अंडर 21 का, उसके बाद ही 2011 में एयर इंडिया मुझे धनराज सर ने पिक कर लिया था। मैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट खेल रहा था, इसीलिए मुझे कभी एकेडमी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कहा ना, टैलेंट सर्च का काफ़ी स्ट्रगलफुल भी रहा लाइफ, बाहर भी था, मैं स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था। अगर स्टिंग ऑपरेशन वाला थोड़ा बताइए, ये वाला वाकया अभी तक मीडिया के सामने क्या हुआ था? नहीं, वो रहने दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, वो बस ये था कि स्टिंग ऑपरेशन लोग ये होते हैं कि उस टाइम 2008 में पहली बार ओलंपिक टीम में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो कुछ लोगों के र्यूमर्स थे कि वो किसी को डाल रहे हैं टीम में, ब्ला 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 ब्ला, तो उसमें मेरा नाम रेस किया गया था। अच्छा। हाँ, तो मीडिया का जो होता है स्टिंग ऑपरेशन, किसी को दे के पैसा, किसी को फंसाना, तो ब्ला ब्ला चलता रहता है। बाकी डिटेल्स उस पे नेट पे आप देख लेंगे। एनीवे, नेट पे तो मैं देख लूंगा, लेकिन आप कहेंगे तो थोड़ा क्या होता है कि वो सब चीज़ें दूर, उस चीज़ के लिए मैं 4 साल बाहर था, बस इतना बता रहा हूँ। उस 4 सालों में मैंने अपने लाइफ में अपने आप से लड़ना सीखा। उस 4 चीज़ों में मैंने ये सोच लिया था कि मुझे कैसे अपने आप से फाइट करना है, कैसे कोऑप करके बाहर आना है, कैसे ये प्रूफ करना है कि नो, आई वॉज इनोसेंट। सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम, सब कुछ नहीं था, तो ये बहुत कुछ चीज़ें थी अपने आप से। तब मुझे समझ में आया कि दुनिया में आप किसी से लड़ सकते हैं, लेकिन जब अपने आप से लड़ने की बारी आती है, वही बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। उसी में लोग गिव अप कर देते हैं, उसी में लोग गलत चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सोचते हैं कि छोटी चीज़ भी अगर उनको मोटिवेट करती है तो उस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन नहीं। अगर आपका एम बड़ा है और आप अगर लंबा विज़न रखे हुए हैं, कि आपको मेन ये जानना पड़ता है आपका विल पावर, मतलब हम लोग जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा कर सकते हैं। आपका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद ही 2014 में मैं BPCL ज्वाइन कर लिया था एज एन ऑफिसर। तो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर होते हैं BPCL में भी, मतलब अगर देखा जाए साइना नेहवाल, प्रज्ञान ओझा, PV सिंधु भी उस टाइम थी। 16 में उन्होंने छोड़ा ओलंपिक्स के बाद, तो कुलदीप यादव, सारे BPCL में प्लेयर थे हमारे। तो मैं BPCL में भी था 8.5 साल, तो एज अ एम्प्लॉई में वहाँ पे था। अब ठीक है, BPCL का मैं भी इसलिए तारीफ़ करूँगा क्योंकि कभी जॉब नहीं जाना पड़ता था, खेलते रहता था। फाइनली फिर घूम के आया UP गवर्नमेंट, जिसने कि हिस्ट्री क्रिएट की। मैं, आपका ये क्वेश्चन था। हाँ, मेरा ये सवाल है, मैं फिर से उस सवाल को दोहराता हूँ जो कि कैमरे के पीछे था, कैमरे के सामने भी वही सवाल है। जब हॉकी का स्वर्णिम युग था, उसके बाद एक ऐसा दौर आया जहाँ पर हॉकी बिल्कुल रसातल में चली गई, यानी शून्य हो गई। और फिर उसके बाद एकाएक ये जो 2 वर्ल्ड कप में मेडल आए हैं ओलंपिक में, इन दोनों के बीच में क्या परिवर्तन रहा है, सरकार की क्या भूमिका रही? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि लोग सरकार के बारे में जानना चाहते हैं कि सरकार कर क्या रही है, तो मैं बड़ा फ्रैंकली बोलूँगा और उस चीज़ से कि चीज़ें 7-8 सालों में इतनी बदल गई हैं कि लोग अगर जो वहाँ पे नहीं हैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। पहले मैं सेंट्रल से स्टार्ट करता हूँ। सेंट्रल से मैं इसलिए स्टार्ट करूँगा कि एक टॉप से स्कीम है, सुना है कभी आपने, टारगेट ऑन पोडियम स्कीम? वो है साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
एंड ये दोनों और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी करा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट खेलो इंडिया स्टार्ट किया है, ये भी सुना होगा आपने। खेलो इंडिया से टैलेंट सर्च होता है, वो भी आती है इंडियन कैंप्स में, चाहे जितने भी गेम्स होते हैं। जो साई है, जितने भी हमारे इंडिया में साई के सेंटर्स हैं टॉप, उनको एलीट लेवल पे और हाई परफॉर्मेंस के लिए उनको तैयार कर दिया गया। सारी फैसिलिटीज़ उनकी दी जा रही है वहाँ पे टॉप लेवल पे, जो ओलंपिक्स के लिए स्टार्ट करते हैं। एक एक फैसिलिटीज़, रिकवरी से लेके ग्राउंड से लेके प्रॉपर वे में, मतलब नो कंप्लेंट, डाइट टॉप लेवल, नो कंप्लेंट, हर एक टॉप लेवल पे। उसके बाद मैं टॉप्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टॉप्स टीम गेम का तो मैं बता ही रहा हूँ, इंडिविजुअल गेम्स पे सब लोग, ये लोग जो प्लेयर्स बाहर आउट ऑफ इंडिया, आप सुनते हैं ना कि इन प्लेयर पे इतना खर्चा हुआ, इतना हुआ, सब टॉप्स करती है कि उन्हें बाहर भेज देती है कि अगर आप बाहर ट्रेनिंग करना चाहते हो तो बाहर जाइए। हम खुद जाते हैं, टीम एज ए टीम जब हमारी जाती है तो हमें क्या चाहिए गवर्नमेंट से, अब बताइए आप। तो यही है कि जितना कुछ मिल रहा है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो हमारा बस काम ये है कि हम अपने गेम पे फोकस कर सकें। इवन तक कि फाइनेंशियल भी उसमें किया जाता है, सब कुछ किया जाता है सरकार की तरफ से। ये सेंट्रल की मैं बात बता रहा हूँ, इतनी स्कीमें चल रही हैं कि प्लेयरों को कोई परेशानी ना हो। चाहे आप ओलंपिक्स में देख लीजिए, पहले हम एक ओलंपिक मेडल देखने की तरफ जाते थे, अब तो कम से कम 7-8 8-8 मेडल देख रहे हैं ओलंपिक्स में, समर ओलंपिक्स में। उसके बाद पैरा ओलंपिक्स में तो अब तो देख लीजिए इतना कम से कम डबल डिजिट में नंबर्स आ रहे हैं, तो 30 मेडल आ रहे हैं। तो आप इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि पैरा ओलंपिक में नहीं ध्यान दिया जा रहा, सारी चीज़ों पे बराबर इक्वली ध्यान दिया जा रहा है। और आने के बाद जो वार्म वेलकम मिल रहा है पीएम साहब की तरफ से, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उसके बाद सबकी तरफ से, तो एक अलग मोटिवेशन होता है ना कि आपको इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके बाद आने के बाद इतना आपको ऑनर मिल रहा है, आपके प्रदेश में जाने के बाद इतना ऑनर मिल रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात आपकी होती है, क्या बातचीत हुई, थोड़ा बताइए। जाने से पहले भी काफ़ी वो मतलब इंकरेज करते हैं, ये कहते हैं कि मतलब बेस्ट अपना गेम खेलिए और मतलब आउटकम का टेंशन मत लीजिए, आप जाइए दिल खोल के खेलिए जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं। क्योंकि खेल एक ऐसी है चीज़ें हैं कि जितना आप दिल खोल के खेलेंगे विदाउट प्रेशर के, उतना आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। ये सब चीज़ें प्लेयर ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। और रही बात, मैं इसमें अपने स्टेट गवर्नमेंट का इसलिए तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि सेंट्रल से मिलने के बाद हर प्लेयर सोचता है कि उसके घर में क्या वैल्यू है, उसको घर से कितना अपना सब कुछ मिल रहा है। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उतना भी बहुत कम है। क्योंकि पहले लोग हरियाणा और पंजाब का एग्जांपल दिया करते थे कि उनको पैसे मिल रहे हैं, 3-3 करोड़ मिलते हैं मेडल मारने पे, जॉब मिलती है, इतना सब कुछ मिलता है। तो हमारी नियमावली बनी जब मैं लास्ट ओलंपिक्स में मेडल लेके आया था, तो उन्होंने पूछा तो कहा डिप्टी एसपी चाहिए, जैसे अन्य प्रदेश के प्लेयर डिप्टी एसपी लेके चलते हैं। तो कहा कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने सबके लिए एक नियमावली बनाई जिसमें कि 7-7 पद डिप्टी एसपी के, पीसीएस में है, नायब तहसीलदार और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में है, सारे उन्होंने गस्टेड ऑफिसर के पोस्ट वो कर दिए। तो उसके बाद सारे मेडल्स के पैसे बढ़ा दिए हैं कि एशियन गेम्स में गोल्ड लेके आते हैं 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, तो करोड़ों में। तो अब जो हम लोग हरियाणा और पंजाब के एग्जाम्पल दिया करते थे, अब तो वो लोग भी यूपी के एग्जाम्पल दिया करते हैं कि यूपी में जो नौकरियां मिल रही हैं, यूपी में जो पैसे मिल रहे हैं वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो हम तो प्राउडली बोल सकते हैं ना, हम यूपी से बिलोंग करते हैं। और जो बाहर के हमारे प्लेयर्स हैं, अभी लास्ट टाइम भी जो ओलंपिक्स का वो हुआ था, आपको शायद फंक्शन नहीं पता, लखनऊ में हुआ था, उसमें भी सबको उन्होंने 1 करोड़ रुपये, मतलब जितने प्लेयर आए थे उनको करोड़ रुपये दे रहे हैं। तो आज मैं डिप्टी एसपी हूँ, 2 साल हो रहा है मुझे डिप्टी एसपी ये हुए। तो मेरा भी प्रदेश में आने का ये मतलब था कि फर्स्ट डिप्टी एसपी यूपी की हिस्ट्री में, और वो भी खेल से, तो ये बड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ के साथ आपकी मुलाकात होती है, वो तस्वीर भी हम देखते हैं। योगी आदित्यनाथ जितना डरावना चेहरा लोग बाहर बनाए हैं, क्या हैं वो? देखिए, ये तो पर्सनली मैं इतना नहीं जानता किसी भी मतलब सीएम के बारे में, लेकिन हाँ इतना मैं जानता हूँ जितना मैं 2017 से मिल रहा हूँ। मुझे उन्हीं के अंडर में, उन्हीं के शुभ हाथों से मुझे लक्ष्मण अवार्ड मिला हुआ है। और उन्हीं के मतलब जब से खेल रहा हूँ तब से मुझे एशियन गेम्स में पैसा मिले हुए हैं, सब कुछ। मैं मान सम्मान जब भी मैं आया हूँ उन्होंने प्यार दिया हुआ है। उनका शुरू से एक ही मैसेज रहा है, खेलो। नौकरी पाने के बाद भी मैं खेल रहा हूँ, ये बड़ी बात है। नौकरी पाने के बाद और लोग नौकरी करते हैं। हाँ, तो जितने भी सिपाही यूपी की भर्तियाँ भी हुई थी पुलिस में, तो करीबन 700-800 भर्तियाँ भी हुई थी सब कुशल खिलाड़ी के रूप में। तो 800 भी प्लेयर यूपी में देखता रहता हूँ, जो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बता सकता हूँ कि सारों को परमिशन पे खेलते रहते हैं, जहाँ भी खेल रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट भी उनको दे रहा है कि आप लोग खेलते रहिए, मेडल्स लेके आइए, प्रमोशन ओपन कर दिया है। उनका बस यही है, खेलो, खिलाओ और बढ़ाओ, ये मैसेज है। अब मैं ये क्यों बोला, क्योंकि ये मैं सुना, इसलिए मैं बोला कि खेलो, खिलाओ और बढ़ाओ। अच्छा, राजनीतिक रूप से जो चीज़ें होती हैं वो हमने देखा कि कितना बड़ा परिवर्तन आया इन, जब टीम इंडिया का स्वर्णिम युग था, फिर बीच का दौर और अब का दौर। क्या ये मान लिया जाए कि अब दोबारा से हॉकी और हॉकी से के अलावा और भी जो गेम है हमारे, उनका एक स्वर्णिम युग आने वाला है? देखिए, मैं ये भी बोलूँगा, हॉकी इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब सच बताऊँ तो हॉकी इंडिया एक प्लेयरों को एक अच्छा, मतलब एनुअल फंक्शन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, या प्लेयरों को चीज़ें प्रोवाइड कराना अपने लेवल पे, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स कराना, तो हॉकी इंडिया मतलब मैं बोल सकता हूँ डूइंग स्पेशलिस्ट जॉब। और इसी के कारण है कि आज इतना हॉकी
कंटिन्यूसली जो मेडल्स दे रही है, क्योंकि जब चीज़ें होती हैं तभी परिणाम आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और रही बात कि कल क्या होगा ये नहीं जानते हम, प्रेजेंट में जिए, क्योंकि प्रेजेंट में आप करेंगे तभी आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, जितना हो सकता है हम लोग कंट्री को सर्व करने का प्राउडली मौका मिल रहा है तो करते रहेंगे, और जब तक आपके मिला सकते हैं लाते रहेंगे। आपके साथी खिलाड़ी, आपके कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, वो अभी ऐतिहासिक नामों में उनका नाम दर्ज हुआ है, 200 गोल दागने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टीम इंडिया की। उनसे जब बातचीत होती है आपकी तो कुछ बताएंगे उसके बारे में? ज़्यादातर साथ ही रहते हैं, तो मैं बस इतना बोलूँगा कि ही इज़ अ बेस्ट ह्यूमन बीइंग। और एज अ लीडर जब होता है, कैप्टनशिप की बात आती है, बेस्ट, क्योंकि जैसा वो दिखता है, मतलब जो जानते हैं क्लोजली वही जान पाते हैं। जैसे आज मैं आपके पास बैठा हूँ तो बता पा रहा हूँ। हेल्पफुल एक नंबर, मतलब हेल्पफुल नेचर है, एकदम से काइंड है। ग्राउंड के अंदर सभी एग्रेशन होते हैं, सभी के मुंह से निकलते रहता है। वो एग्रेशन जो है, मतलब वो दिखता है, वो अच्छा भी लगता है, वो सब में दिखता है। वो कोई नहीं दिखता कि हमें बारे में क्या सोचेंगे बाद में, क्योंकि वो फ्लो रहता है। तो शायद मेरे ख्याल से उसको देने के बाद प्रेशर रिलीज हो जाता है कि यार थोड़ा हल्का फील हो रहा है। अच्छा, अभी एक वायरल हुआ था ना, एक जो वो भी यही बोलेगा कि हाँ, क्योंकि लोग होते नहीं ऐसा, वो जब इतना ज़्यादा आपके ऊपर भार रहता है ना, तो वो एक रिलीज़ करने का एक मोमेंट होता है। तो ठीक है, वो सबकी आदत नहीं होती, किसी किसी की होती है। कोई कैमरे में कैच हो जाता है, कोई नहीं होता है, तो वही सब चीज़ें होती हैं। आपकी तरफ से होता है? रहने दीजिए, कभी पकड़ा जाऊंगा तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, देखेंगे तो दिख भी जाएगा। मैंने नोटिस करा है, इसलिए इसी 8 सेकंड में ही देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखा हूँ, वही 8 सेकंड। ये पीछे मैदान है, ये घास का मैदान है, इसके अलावा एक्स्ट्रा टर्फ होता है, दोनों में कितना अंतर है? बहुत फ़र्क है एक्चुअली। क्या है, एक्स्ट्रा टर्फ जो होता है ना, वो प्लास्टिक की घास होती है, उसमें पानी डालने पे होता है। तो पानी डलता है, प्लास्टिक घास, जाहिर सी बात है कि आपके शूज़ में पानी जाते हैं, वाटर जाएगा, उसके बाद वो भारी भी होता है, तो उस पर स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। उस पर इंजरीज़ भी ज़्यादा होती हैं, फटीक लेवल भी ज़्यादा होता है, रिकवरी प्रॉपर लेना पड़ता है, पानी कंज्यूम करना पड़ता है, लेना सभी इस पर ही पड़ता है। लेकिन ये ग्रास ग्राउंड लाइट होता है, वो ज़्यादा हार्ड होता है, उस पर ज़्यादा सब कुछ चीज़ें होती हैं, उस पर ज़्यादा, इस पर खेलने का पैटर्न अलग होता है, उस पर पैटर्न अलग होता है। इस पर बैंड करके नहीं रोक सकते आप, उसमें आपको प्रॉपर बैंड करके रोकना पड़ेगा। तो जो मसल्स उसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसमें मतलब देखेंगे जाएगा तो डिफरेंट होती हैं चीज़ें। तो बहुत कुछ चीज़ें उसमें डिफरेंट होती है, स्किल वाइज टोटली डिफरेंट है। यहाँ से जब आप एक्स्ट्रा टर्फ पे गए तो आपको क्या चेंजेस करने पड़े अपने गेम में? देखिए, वो सब चीज़ें होती हैं कि मतलब काफ़ी, जब यहाँ से जाएंगे आप, तो वही ने बोला डायरेक्ट वहाँ पे हम जेते नहीं हैं, नेशनल खेल लेते हैं, सब कुछ होते हैं, तो बॉडी उसमें हमारी सेट हो जाती है। और यहाँ पे है टर्फ है, यहाँ पे लालपुर में जो टर्फ है, एक्स्ट्रा टर्फ है, उसके बाद फिर BHU में भी टर्फ है। तो कोई भी टूर्नामेंट से पहले हम लोग एक बार 2 बार जाके, मतलब ये रहता है कि प्रिपरेशन कर लेते हैं वहाँ पे, कि कोई ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अभी जो टर्फ है, और सबसे ज़्यादा जो अभी यहाँ से प्लेयर निकल रहे हैं, जिनको कि सभी जानते हैं इस टाइम, कि जो गाजीपुर में करमपुर गांव है, सुने होंगे, जो पहले वहाँ पे स्वर्गीय तेज बहादुर भैया थे, अभी राधे मोहन भैया देख रहे हैं, तो उनके साथ ही साथ हिरन भैया, उनके भाई, और गंगा सागर भैया, सब लोग मिल के देख रहे हैं। और जो वहाँ पे यंग लड़का है अभी, मतलब भाई के समान है, वो अनिकेत, वहाँ पे जो अभी पूर्वांचल का हब है, कि पूर्वांचल की पूरी हॉकी वहीं पे, अभी भी 2 लड़के वहाँ से खेल रहे हैं इंडिया टीम में, जो करंट टूर्नामेंट चल रहा है। जूनियर्स में 4-4, 5-5 प्लेयर खेल रहे हैं, और यूपी टीम जब बनती है तो उसमें 7-8, 8 प्लेयर रहते हैं वहाँ के। तो वो मैं इस जगह बताऊँ, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन वहीं से हुआ है, मैं वहाँ से भी खेला हूँ, तो इसलिए मुझे प्राउड हुआ कि कम से कम हम लोग एक साथ ग्रोथ कर रहे हैं, यहाँ से एक साथ हॉकी को बढ़ावा दे रहे हैं, और उनको एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि जिस चीज़ से हम सबकी पहचान है वो ऊपर है। अच्छा, एक चीज़ ये होता है, बहुत खेल में पूरे देश की भावनाएं जुड़ी रहती है, जब पाकिस्तान से मुकाबला होता है, क्या मतलब माइंडसेट क्या रहता है, और लोगों की निगाहें भी ज़्यादा ही उस दिन निहार रही होती है? इसमें 2 आंसर हैं, कि एक इमोशनली है, एक प्रोफेशनली है। इमोशनली ये है कि लोग कहते हैं कि यार सबसे हार जाए, पाकिस्तान से मत हारे, तो उनको ये सोचना चाहिए कि केवल पाकिस्तान अकेले खेलने तो आई नहीं है, और भी टीमें आई हैं। ये इमोशनली आंसर था। और प्रैक्टिकली आंसर ये है कि जब हम खेलते हैं तो इमोशंस हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इमोशन आएगा तो आप गेम प्लान भूल जाते हैं। तो स्टिक टू ऑन योर गेम प्लान, और जो डिसाइड करके गए उसी को एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि वो मैच एक ऐसा होता है कि अगर एक इंडियन टीम वाला प्लेयर खेल रहा है, अगर वो पाकिस्तान से नहीं खेला ना, तो फिर उसको एक लगता है कि कुछ तो अपने लाइफ में मिस किए हैं। तो एक अलग ही मोमेंट होता है, एक अलग जज्बा होता है। लेकिन वो भी प्लेयर हैं, और वो भी हॉकी, पाकिस्तान भी हॉकी के लिए जानी जाती है, तो एक अच्छा मैच होता है, और लोगों को देखने का अच्छा मौका। अभी हाल ही में भारतीय टीम ने पटखनी दी है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि अभी अच्छा कर रहे हैं हम लोग, और हम तो यही चाहेंगे कि हम रहें चाहे ना रहें, या जब भी इंडियन टीम रहे हराती रहे। उनके साथ साथ हराने के बाद केवल उन्हीं को ना हराए, सबको हराए। उनके साथ साथ वो टूर्नामेंट में जब हराती रहे तो जीते भी, कप भी लेके आए, या मेडल भी जो लेके आए। केवल उनको हरा देने से हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें बड़ा डिटेल की ध्यान देनी पड़ती हैं सब पे। मतलब पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो न दें, हरा दे बस। हराएं उनको भी, उन्हीं की तरह सोच के चले जो अलग टीमें हैं।
क्योंकि हमारा डोमिनेशन अगर एशिया में है तो हमें उस चीज़ को बरकरार रखना पड़ता है। एशिया में डोमिनेशन पूरा। हाँ, और उसके साथ साथ हम एशिया की बातें को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू से एशिया में हॉकी डोमिनेट करती आई है, तो हमें एशिया को नहीं, हमें हमेशा वर्ल्ड में सोचना चाहिए। आज हम अगर आज हम ओलंपिक में भी कंटिन्यूसली 2 मेडल लेके आ रहे हैं, तो हमें ये भी चलना चाहिए कि वर्ल्ड कप भी खेले तो वर्ल्ड कप में हमारा मेडल आया, क्या कि 75 के बाद हमारा मेडल नहीं आया हुआ है, तो आएगा। अभी आने वाले वर्ल्ड कप अगले साल 26 में है, तो उसमें भी डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। एक सवाल यहाँ से बनता है, घर पर जो माली हालात होती है खिलाड़ियों की, थोड़ा सा फिर से हम पीछे जाएंगे और आपके इतिहास के पन्ने और मौजूदा समय का जो दौर है आज का खिलाड़ियों का, उनके वर्तमान दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। फाइनेंशियली परेशानी को आप कितनी बड़ी परेशानी मानते हैं जो पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए? ठीक है, मैं सबको भी यही मैसेज देता हूँ कि यार हम सब फैमिली से मतलब बैकग्राउंड से उतने अच्छे नहीं होते हैं, और मैं ये नहीं बोला खेलो ही, हम ये बोलते हैं कि जो भी करो दिल से करो, ईमानदारी से करो, क्योंकि आप जिस दिन अपने माँ बाप की बातों को समझने लगेंगे, दूसरी चीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लगेंगे, तो आपको ये चीज़ का एहसास हो जाएगा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो आपके जो पैर हैं वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, आप सही रास्ते पे ईमानदारी से रहेंगे, कम से कम इज़्ज़त के साथ आप कुछ करेंगे तो उनके माँ बाप को भी प्राउड होगा। ज़रूरी नहीं कि आप देश के लिए मेडल लाएँ तभी उनको प्राउड होगा, उनको प्राउड तब भी होगा जबकि आप कुछ अच्छा करें अपने लिए। और दूसरी चीज़ रहेगी कि अगर आप स्पोर्ट्स भी कर भी रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, ये सब चीज़ें होगी। आप एक बार खेलना स्टार्ट कीजिए, ईमानदार रहिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए और एक एम बना के आइए दृढ़ संकल्प के साथ। मैं 100% बोल रहा हूँ, कोई ना कोई ज़रूर आपको मिलेगा जो हेल्प करेगा, अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा ही इशू है। बहुत जगहों पर हमने ऐसा देखा है, जैसे भदोही में हम गए और कई जगहों पर गए, आपने सरप्राइजली मदद कर दी। तो मतलब ये ऐसे ही कुछ प्लान रहता है आपका कि आप सोचते हैं कि कर दो मदद, कर दो मदद? देखिए, मेरे कोच साहब भी ये बात बोलते थे कि मतलब मेरी माँ का भी यही था कि हमने वो चीज़ें देखी हैं, तो मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना कर दूं। मैं सरप्राइजली रहे चाहे कुछ भी रहे, मेरा ये नहीं होता कि ताम झाम बोल के करवाओ, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों को चीज़ें सही टाइम पे मिलनी चाहिए, कभी कभी जब चीज़ें सही टाइम मिलती है उसका नुकसान भी होता है, वही जैसे मैंने आपसे कहा। और दूसरी चीज़ कि अगर मुझे आज इस हॉकी से मिल रहा है इतना कुछ, तो मुझे बांटने में अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ हूँ इसी के बदौलत हूँ। और मेरा मानना ये भी है कि कभी आप ये मत सोचिए आपके पास क्या नहीं है, आप हमेशा ये सोचिए आप क्या पा सकते हैं। तो आपकी जो जर्नी होती है ना, वही आप आगे चल के बताएंगे। तो वो जो लड़का स्टार्ट करेगा या बच्चा स्टार्ट करेगा, लड़की ये सोच के कहेगा कि अरे मेरे पास ये है वो है, तो वो अपने आप पे सेल्फ डाउट हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो जब क्वेश्चन मार्क ही आप पहले ही स्टार्ट करने से लगा दिए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको तो ये सब चीज़ों का सॉल्व करना पड़ेगा ना। आपके गोलकीपर थे, अभी लास्ट तक उन्होंने संन्यास ले लिया, श्रीजेश जी, श्रीजेश PR, भारत की दीवार, या यूँ कहें हॉकी का राहुल द्रविड़ उन्हें कहा जाने लगा था, उनके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, उनके बारे में मैं क्या बोलूँगा, पूरा इंडिया ही बोल रहा है, यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उनको इतना मतलब हम लोग खुद वॉल कहते थे। इट्स अ बिग प्राउड मोमेंट कि मैंने अपने एरिया में खेला है उनके साथ। मैं बोल सकता हूँ कि जब से वो खेल रहे हैं तब से मैं भी हूँ उनके साथ, तो मुझे ये है कि हाँ, मेरे से सीनियर मोस्ट रहे हैं। और जितना मैंने हॉकी के जो गोल्डन एरा हम पहले सुनता करते थे, और अभी अगर हकीकत में हमें उसको कन्वर्ट करने का मौका मिला है, तो आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट टीम एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ द टीम। तो मुझे प्राउडली ये बोल सकता हूँ कि नहीं, मैं उनके साथ खेला हूँ। और वो जितना खेले हैं, वो एक कंट्री को उन्होंने बताया है कि किस तरह कंट्रीब्यूट किया जाता है खेल के, और अपना नाम कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ कंट्री के लिए मेडल लाना कितनी बड़ी बात होती है। तो उन्होंने एग्जाम्पल्स लिया है और एग्जाम्पल पैरामीटर सेट किया है अपकमिंग जनरेशन के लिए, और उसी के साथ साथ वो इंस्पायर भी किए हैं लोगों को आने के लिए कि कैसे होती है चीज़ें, कैसे आप कंट्री को प्राउड कराते हैं, और कैसे जो चीज़ें हम कहानियाँ में सुना करते हैं 40-45 साल पहले, कैसे उसे हकीकत में बदला जा सकता है। विशुद्ध बनारसी, मैं एक बात इसलिए कहूँगा क्योंकि आप जब आते हैं यहाँ पर तो एक बनारस वाला लहजा रहता है। आपका जब स्वागत हुआ था तो मीडिया में ये चीज़ बड़ी तेज़ी से चली थी कि एकदम बनारसी लड़का है, और लड़का आता है, मीडिया वाले आते हैं, कहता है हट जाओ ट्रैफिक लग जाएगा। इस मोमेंट में भी आपको पता है कि पूरा देश आपका इंतज़ार कर रहा है, उस मोमेंट में भी आपको ट्रैफिक की पड़ी है। भैया देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि आप आए हैं, आपने देश के लिए करके आए हैं, लोग आपके लिए भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आपके लिए जो भीड़ लगाए हैं आपके लोग हैं। लेकिन वो जो जगह थी वो सबको पता था कि एयरपोर्ट वाली जगह थी, और वो हाईवे स्टार्ट होती है। तो मैं ये क्यों चाहूँगा कि मेरे वजह से अदर सफ़र हो, ये भी तो आप ध्यान रखिए ना। अगर उस चीज़ को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरफ से हो जाता है कि हाँ, लेकिन नहीं था, क्योंकि वो इतने हज़ारों की भीड़ है वहाँ पे, तो कहाँ से लोग जा पाएंगे। तो इसीलिए मैं मीडिया वालों से ये भी कह रखा था कि जो मीडिया इंस्ट्रक्शन, मतलब जो मीडिया के साथ बातचीत थी और सब कुछ था, मीडिया सेटअप वो घर पे रखा गया था। तो मैं अगर आप यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उस टाइम मुझे मंदिर भी निकलना था, मैं अपनी माँ से भी नहीं मिल पाया था नीचे उतर के,
तो यही था कि अगर ये यहाँ पे भीड़ लगा देंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा मेरे वजह से। चलिए ठीक है, काफ़ी लोग आ तो गए थे, गाड़ियाँ काफ़ी थी और काफ़ी लंबा जाम लग जाएगा, तो बाकी लोग सफ़र न करें। ये सब तो चीज़ें चलता रहता है। आप मेरे स्वागत के लिए मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, आपका प्यार जितना मिले उतना कम है, क्योंकि लोग बिना मतलब के आशीर्वाद देना और बिना मतलब को अगर आपको प्यार करना है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट अरे है। मतलब है नहीं, अरे मतलब ही है, आप देश के लिए मेडल लाए तो वो मतलब ही हुआ। नहीं, ये प्यार है, ये ठीक है, वो अपना अपना होता है। तो मैं यही चाह रहा था कि किसी को तकलीफ़ ना हो और काम भी हो जाए, तो बस ये था। तो लास्ट में एक अपील कहें या सवाल कहें, युवाओं को क्या कहेंगे जो नए खिलाड़ी हैं? मैं ये बोलूँगा ना सबसे पहले कि आप चीज़ों को नहीं, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी जितना आप कभी भी सेल्फ डाउट मत कीजिए। मैंने अभी भी बताया, मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही रहता है कि कभी ये मत सोचो मेरे पास क्या है, हमेशा ये सोचो क्या पा सकते हो, क्योंकि वही आपकी कहानी होगी सक्सेस की। और नहीं भी पाते हो तब भी आपको पता चलेगा कि जो मैंने अर्न किया अपने एक्सपीरियंस से वो सबसे पॉजिटिव थिंग था, और उसके बाद मेरे माँ बाप को ये प्राउड रहेगा कि मैंने वो चीज़ों पे कम से कम प्रयास किया और गलत रास्ते पे नहीं गया। आजकल तो सबसे बड़ा ये रहता है, भैया कुछ करा चाहे मत करा, तो ये चीज़ मत करा, यही कहते हैं ना हमारे यहाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, तो आप अपनी चीज़ों को समझिए, अपने आप को समझिए। और लोग कहते हैं जितना हम सोच सकते हैं उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं, तो वो बिलीव रखिए, क्योंकि कोई चीज़ पॉसिबल, मतलब लोग सोचते हैं कि इम्पॉसिबल नहीं होती है, हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका विल पावर और आप उस चीज़ के लिए कितना भूख है आपके अंदर। अगर आपके अंदर भूख नहीं किसी चीज़ को पाने के लिए ना, आप कुछ नहीं कर सकते। और रही बात, लोग कहते हैं पॉलिटिक्स, पैसा का ये है वो है, यार सब मानता हूँ मैं, लेकिन अगर आप टूट गए तो चीज़ ही क्या है, आप ये बताइए। और अगर आपने आसानी से कोई चीज़ पा गई तो फिर आप स्टोरी कैसे लिखेंगे? हाँ, ये कैसे चलेगा? फिर अगर मैं यहाँ बताया हूँ कि इतने सालों में पहली बार, जब से कॉलेज खुला है मैं पहली बार आ रहा हूँ, पहली बार मुझे यूपी पुलिस में अगर किसी को पहली बार यूपी प्रदेश में अगर किसी को नौकरी मिला है गस्टेड अधिकारी, वो भी खेल कोटा से, तो मुझे हार मान जाता तो नहीं मिलता, या इतना अगर अचीवमेंट नहीं होता तो नहीं मिलता। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए कि वो प्लेयरों के लिए इतना सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं, गलत बोल रहा हूँ मैं, इतना कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, कब कि आज प्लेयरों को इतनी पहचान दे रहे हैं। तो आप अचीवमेंट लाएंगे बड़ा तो क्यों नहीं मिलेगा? लोग कहते हैं ना, बड़ा अचीवमेंट बड़ा रिवॉर्ड। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ धन्यवाद जितना करो उतना कम है। उसी के साथ मैं प्लेयरों की बात बोलता हूँ, या वो पढ़ें भी तो पढ़ें भी इतनी शिद्दत के साथ कि आज हम लोग एग्जांपल देते हैं ना कि यूपीएससी क्लियर कीजिए, तो वो लोग भी तो मेहनत ही करते हैं ना। आज यूपीएससी क्लियर कीजिए, या कोई भी छोटा सा छोटा भी, अगर जिस दिन आप अपने से एग्ज़ाम पास करते हैं या कोई छोटा छोटा टूर्नामेंट भी जीत के घर में एक छोटा सा मेडल भी ला के देखते हैं ना, उससे पता चलता है कि आप चैलेंज लेना स्टार्ट कर दिए हैं। क्या है सब चीज़ें, ये हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से सीखने को मिलता है। आज बारिश हो गई, आप घर पे बैठ गए, अरे बारिश हो गई तो आप घर पे कुछ किए, ये चीज़ें छोटी होती हैं। हम लोग भी बारिश होता था तो हम लोग फिर भी यहाँ पे वर्क करते थे। हम लोग तो बारिश होता था तो खुशी हो जाती थी कि आज हमें टर्फ पे खेलने का मौका मिल गया, पानी नहीं भी लगेगा तो बारिश के पानी से खेल लेंगे। ये सच है, फैक्ट है ये। बाहर अगर यहाँ पे अंदर कीचड़ हो जाता था तो बाहर देखेंगे आप, रोड वाला है, उस पर रनिंग किए हैं, एक घंटे रनिंग किए हैं, तो वो भी फैक्ट है। आप चीज़ों को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हाँ, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन हाँ ये चीज़ था, मलाल शुरू से रहा था कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। तो मैं उन प्लेयरों को भी ये मैसेज करना चाहूँगा कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज़ को समय कैसे निकालते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप नहीं भी, लोग कहते हैं आज हमने अपने वीक पॉइंट को इतना ज़्यादा मतलब मेरा वीक पॉइंट था वो, लेकिन मैंने अपने पॉजिटिव पॉइंट को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि मेरा वीक पॉइंट आज छुप गया। तो आप वो चीज़ें कीजिए। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से आप मोटिवेट होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से आप इंस्पायर होते हैं। बड़ी नहीं कि आपको कोई बड़ा बुक ला के दे दिया जाए, आप लोगों की स्टोरी से इंस्पायर होते हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं। आप सीखिए लेकिन इम्प्लीमेंट अपने में कीजिए। क्योंकि अगर आपको ये बताना चाहूँ कि आज डिसिप्लिन हो गया या ऑनेस्टी हो गई या और कौन डिटर्मिनेशन हो गया, ये सब वर्ड के अगर मैं बताऊँ, अगर आप लोग से मैं इसके डेफिनेशन पूछूँ तो आप सब बता देंगे मुझे, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तब लोगों को पैर दबाते हैं। ठंड 5 बजे हो गया, 5:30 बजे को हो रहा है, भैया चली कि नहीं, आज रजाई में सुते के हो। तो ये फैक्ट है। 10 बजे अगर मैं बोलूँगा कि 5:30 बजे ठंडी में शीतलहरी में आना है तो कौन आएगा बताइए? बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, दूसरों के लिए कहेंगे, हाँ, दूसरों के लिए कहेंगे। और वही चीज़ रजाई में उठ के पढ़ना भी हुआ तो 10 बार पहले सोचेंगे कि अरे यार 6 बज जाए, 7 बज जाए। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता ना। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है, डिसिप्लिन। आज हम इंडिया कैंप में भी रहते हैं तो डिसिप्लिन, आज कुछ भी रहता है डिसिप्लिन, वो सब चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें डिटेल में, तो कहते हैं ना कि बुक लिखनी चाहिए थी, ये सब कुछ होना चाहिए, वो सब नहीं ज़रूरत है। आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं, बस कहानी के आप लेखक, अपने कहानी के खुद लेखक हैं। और कब आप रुकते हैं ये आपके ऊपर है, और क्या छोड़ के रुकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना टाइम देने के लिए। एक लंबे वक्त के बाद आपसे मुलाकात हुई। साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। हमारे साथ लगातार बने रहिए, देखते रहिए NPB हिंदी। धन्यवाद।